हैदराबाद के शाही शहर की पुरानी गलियों में, जहां वक्त ठहर सा गया है, एक हवेली खड़ी है जो अपनी शानो शौकत खो चुकी है। उसकी जंग लगी बालकनियां और टूटी खिड़कियां एक डर भरी कहानी सुनाती हैं। कसरे अवामी, जिसे लोग अब सिर्फ लाल हवेली के नाम से जानते हैं, कहते हैं यहाँ एक खूनख्वार लाल जोड़े वाली चुड़ैल का बसेरा है। कई दहाइयों तक ये हवेली वीरान पड़ी रही। कोई भी उसके पास से भी गुजरना पसंद नहीं करता था, क्योंकि रात को यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। कभी औरत के सिसकने की, कभी जंजीरें घसीटने की। लोग कहते थे कि इस हवेली में एक बदरू का साया है जो हर गुजरने वाले को अपनी तरफ खींचती है। वक्त की रफ्तार यूं ही बढ़ती रही। एक दिन शहर से दूर एक खान फैमिली ने इस हवेली को खरीद लिया। उन्हें इसके पीछे की कहानियों का इल्म बिल्कुल भी नहीं था। खान साहब, उनकी बीवी और उनके 2 बच्चे, छोटी बेटी हिना और उनका जवान बेटा आसिफ, जब वो इस हवेली में पहुंचे, हवेली को बाहर से देखकर एक लम्हे के लिए तो ठहर गए। खान साहब कहने लगे, अरे भाई, ये क्या? हमने तो सुना था कि हवेली शानदार है, मगर इसकी टूटी दीवारें, टूटी खिड़कियां और ये जंग आलूद दरवाजे तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। जिस पर उनकी बीवी का ये कहना था, खान साहब, अब हम यहाँ पर आ गए हैं, हम इसको आबाद भी कर लेंगे। तभी बातों का सिलसिला टूटा और खान साहब ने बढ़कर हवेली का एक बड़ा दरवाजा खोला। जब वो हवेली में कदम रखे तो उनको एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वो ठंडक गैर मामूली थी। एक ठंडी हवा के झोंके ने उस सारी फैमिली का इस्तकबाल किया, जैसे हवेली खुद उन्हें अंदर आने से रोक रही थी। मगर वो अब अंदर दाखिल हो चुके थे और वो नहीं जानते थे कि जिस मौत कदा हवेली में वो आए हैं, वहां क्या कुछ बसता है। आसिफ, जो एक खूबसूरत बहादुर लड़का था, उसे हवेली की पुरानी चीजें और उसकी तारीख बहुत ज्यादा दिलचस्प लगी। जब वो अंदर दाखिल हुआ, वो चारों ओर हवेली को देखने लगा, मानो जैसे कोई अनोखी चीज देख ली हो, और अपने घर वालों से कहने लगा, यहाँ कितना सुकून है। इतनी वीरान जगह पर, इतनी पुरानी और बोसीदा जगह पर एक अजीब सा सुकून। तो हिना कहने लगी, नहीं भाई, मुझे तो इसकी पुरानी दरो दीवार से बहुत डर लग रहा है। आपको कहाँ से ये सब हसीन लग रहा है? कहाँ से आपको सुकून महसूस हो रहा है? तो आसिफ ने हंसते हुए हिना से कहा, तुम अभी बच्ची हो, तुम नहीं समझोगी यहाँ पर कितना सुकून है। अम्मी, देखे ना हवेली कितनी खूबसूरत है। अब आपने इसको वैसे ही सजाना है जैसे हमारा अपना घर था। अम्मी कहने लगी, हाँ बेटा, बिल्कुल, अब हम लोग इस घर में आ गए हैं। देखना, इस पुरानी हवेली को मैं 4 चांद लगा दूंगी। ये हवेली ऐसे ही चमकेगी जितनी खूबसूरत ये किसी दौर में थी। तभी खान साहब कहने लगे, चलो भाई, यहीं खड़े रहोगे या आगे बढ़ोगे? आगे बढ़कर हवेली को देख तो लें, हवेली है कैसी। उसके वो पुराने कमरे, जिनके दरवाजे कुछ बंद थे तो कुछ आधे खुले हुए, उनमें झांक कर देखने पर सवाई अंधेरे के कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। तभी खान साहब कहने लगे, कुछ दिन तो लगेंगे हवेली को ठीक करने में। अभी मैं मैकेनिक को भी ढूंढता हूँ, आकर थोड़ी इसकी हालत दुरुस्त कर जाए और लाइट का कनेक्शन भी कर जाए। इन सारे कामों में 1-2 दिन गुजर गए। इसी तरह से वक्त गुजरता गया। आसिफ हवेली के मुख्तलिफ हिस्सों में दिन भर घूमता रहता। ऐसे घूमता जैसे वो किसी की तलाश में हो, जैसे उसे कोई अपनी तरफ खींच रहा हो, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। उसे क्या पता था कि यहाँ पर उसके लिए क्या होगा। उसकी ये दिलचस्पी उसी की जान की दुश्मन बन जाएगी। पहले ही रात जब कुछ दिन गुजर गए तो आसिफ को कुछ महसूस होता ही था। आसिफ को अपने कमरे में
ایک عجیب سا احساس ہونے لگا۔ اس کو لگتا ہے جیسے اس کے ارد گرد کوئی گھوم رہا ہو، ایک میٹھی لیکن ڈر بھری خوشبو اسے ہمیشہ اپنے آس پاس محسوس ہوتی۔ وہ اٹھ کر چاروں اور دیکھتا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ اس خوشبو کے تعاقب میں حویلی میں بھٹکنے لگا۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھتا تھا کہ رات کا کون سا پہر چل رہا ہے۔ رات کے اس پہر میں مجھے حویلی کے ویران حصوں میں جانا بھی چاہیے یا نہیں؟ لیکن خوشبو اتنی تیز ہو جاتی اور ایک مخصوص سمت سے آ رہی ہوتی جس کی طرف اس کے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی بڑھتے رہ جاتے۔ اسی طرح سے بڑھتے قدموں کے ساتھ وہ رات بھر پوری حویلی میں بھٹکتا رہتا۔ ایک رات وہ اسی خوشبو کی تلاش میں چلتا چلتا حویلی میں لگے پرانے اس برگد کے درخت کے پاس پہنچ گیا جہاں پر وہ لال جوڑے والی بستی تھی۔ ابھی وہ اس درخت کے نیچے کھڑا ہو کر حیرانگی سے درخت کو دیکھ رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ پیچھے اس کی امی تھی اور وہ بولی ایک دم، کون ہے وہاں پر؟ تو آصف چونک گیا اور کہنے لگا، جی امی میں ہوں۔ آصف تم اتنی رات کو باہر کیا کر رہے ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بیٹا ادھر آؤ، تم صحن میں کیوں کھڑے ہو؟ نہیں امی بس ویسے ہی، میرا کمرے میں دل نہیں لگ رہا تھا تو میں باہر آ گیا۔ دیکھیے نا یہاں پر کتنی بھینی بھینی خوشبو ہے۔ اس گھر میں تو کوئی اور پودا بھی نہیں ہے، کیا برگد کے درخت کی یہ خوشبو ہوتی ہے؟ اس کی امی کہنے لگی، ہٹ جاؤ پیچھے، رات کے وقت برگد کے درخت کے نیچے نہیں کھڑے ہوتے، چلو پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے کمرے میں جاؤ، اور دوبارہ اتنی رات کو یہاں برگد کے نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوہو امی کیا ہو گیا؟ میں تو ویسے ہی کھڑا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں۔ اس رات تو آصف واپس چلا گیا، لیکن اب یہ بے چینی اس خوشبو کے پیچھے اور بڑھ گئی۔ جو ہی رات ہوتی، حویلی میں سبھی گھر والے سو جاتے تو وہ خوشبو جاگ اٹھتی اور جا کر آصف کو بے چین کرنے لگتی۔ آج پھر آصف اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ حسب معمول کمرے کی کھڑکی کھلی تھی تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ باہر جس طرح سے برآمدے میں کوئی پاؤں میں پائل پہنے چھن چھن کیے چل رہا ہو۔ اس نے ایک دم سے وہ آواز سنی تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ کون ہے باہر؟ یہ کیسی آواز ہے؟ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی پاؤں میں پائل پہنے چل رہا ہے۔ کون ہے وہاں؟ تبھی بے چین ہو کر وہ اپنے کمرے کے دروازے پر آیا اور دروازہ کھول کر جو ہی جھانکا، ایک لال لباس والی لڑکی، کھلے بالوں والی، حسین چاند سے چہرے والی، اسے اپنے سامنے بالکنی کی طرف جاتی ہوئی نظر آئی۔ یہ کون ہے؟ تبھی وہ غائب ہو گئی۔ اس کا سکتہ ٹوٹا۔ نہیں میرا وہم ہوگا، شاید میں نیند میں تھا، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ لال چڑیل آصف پر حاوی ہونے لگی۔ دن کے وقت تو اسے ہلکی پھلکی جھلک دکھ ہی جاتی اور اسے وہ جھلک ہمیشہ سیڑھیوں میں بالکنی کے قریب نظر آتی۔ اس کا کمرہ جہاں پر تھا وہاں پر ایک برآمدہ تھا جو 2 سیڑھیوں سے ہو کر ایک بالکنی میں جاتا تھا، اور وہ صحن کا وہی حصہ بنتا تھا جہاں پر برگد کا وہ پرانا درخت بھی تھا۔ اس نے 2 بار دن میں بھی اس لڑکی کو پاؤں میں پائل پہنے اس طرف جاتے دیکھا تو دیوانہ وار اس کے تعاقب میں پیچھے بھاگا۔ جا کر دیکھتا تھا تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ کون ہے، مجھے کیوں نظر آتی ہے۔ ہنا کے پاس گیا تو ہنا نے آج نیلے رنگ کا سوٹ پہنا تھا۔ تبھی کہنے لگا، امی کیا ہمارے گھر میں کوئی آیا ہے؟ تو اس کی امی کہنے لگی، نہیں، کیوں کیا ہوا ہے؟ تبھی ہنا بولی، بھائی کیا کسی نے آنا تھا؟ نہیں میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا، مجھے لگا کہ شاید آس پاس سے محلے میں کوئی آیا ہوگا، مجھے لگا شاید تم نے آج سرخ لباس پہنا ہے۔ ہنا ہنسنے لگی، بھائی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ حویلی میں آ کر اتنے کھو گئے ہیں کہ رنگوں کا فرق بھی بھول گئے۔ میں نے سرخ نہیں نیلا لباس پہنا ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، میں تو تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ لیکن اس کی بے چینی، اس کا تجسس اس کی آنکھوں میں اور اس کے چہرے پر واضح تھا، مانو وہ اس حسین لڑکی کی تلاش میں تھا
जो उसे उस वीरान हवेली के मुख्तलिफ हिस्सों में दिखाई देती थी। आसिफ उलझता हुआ अपने कमरे में चला गया। कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, खिड़की बंद कर ली, सर पकड़कर कमरे में सोफे पर बैठ गया। या खुदा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? भला वो कौन है जो सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रही है? क्या यहाँ पर कोई बसता है? क्या यहाँ पर कोई लड़की रहती है जिसे घर वाले नहीं देख सकते? फिर वो मुझे क्यों दिखाई देती है? और वो खुशबू सिर्फ मेरे तक्कों में ही क्यों रहती है? वो खुशबू सिर्फ रात के वक्त ही क्यों आती है? दिन के वक्त तो खुशबू नहीं होती। और वो छन छन की आवाज, मैं तो पागल हो जाऊंगा। पता नहीं वो कौन है। आसिफ दिन भर बेचैन रहता, रात के इंतजार में कि शायद वो मुझे दोबारा नजर आ जाए और मैं पूछ सकूं कि तुम कौन हो और मुझे क्यों नजर आती हो। आज रात फिर बाहर तेज बारिश हो रही थी। जोर से बादल गरजा तो आसिफ की आंख खुल गई। रात का पिछला पहर था। वो नहीं जानता था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर से वही खुशबू महकती हुई उसके कमरे में आई। आसिफ फौरन से उठा और खिड़की खोलकर बाहर देखने लगा। आज उसे वो बरसती बारिश में उस दरख्त के नीचे खड़ी हुई नजर आई। वही चांद सा चमकता चेहरा, वही खूबसूरत लहराते बाल। आखिर तुम कौन हो और मेरे सामने क्यों बार बार आ रही हो? आसिफ चिल्लाकर पूछने लगा। तभी एक अनजान सी हंसी गूंजी और वो गायब हो गई। आसिफ डर गया और उसने कमरे की खिड़की बंद कर ली और कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब नहीं, अब मैं बिल्कुल भी इसके पीछे नहीं जाऊंगा। इसी तरह से वक्त गुजरता गया। आसिफ को वो अपना आप जाहिर करती रही, कभी दीवार के साए में, कभी रात को। उसे वो ख्वाबों में भी नजर आने लगी। वो ख्वाबों में आकर आसिफ पर अपना कब्जा करना चाहती थी, उसके ऊपर अपना बसेरा करना चाहती थी। आसिफ की नींद उड़ चुकी थी, वो कमजोर होने लगा। उसकी आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़ गए। उसकी बातें भी बदलने लगी। वो अजीबोगरीब चीजें कहने लगा। ऐसे लगता था वो कोई और जुबान बोलता है। ऐसे लगता था वो किसी और की बातें करता है जिसकी किसी को समझ भी नहीं आती थी। खान फैमिली ने आसिफ की बदलती हालत को देखा और वो सब बहुत ज्यादा घबरा गए। उन्होंने उसे एक डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसकी बीमारी को समझ ही नहीं पाया। आसिफ के ऊपर अब पागलपन सवार होने लगा। वो ऐसी हरकतें करता था जिस तरह से उसे कोई औरत दिखाई देती है। बैठे बैठे वो एक लड़की का नाम लेने लगता। बैठे बैठे वो एकदम से चिल्लाने लगता और भागकर घर के वीरान हिस्सों की तरफ जाता, जैसे हवेली में वो किसी के पीछे भाग रहा है। आसिफ की अम्मी, अब्बू और उसकी बहन उसकी इस हालत को देखकर बहुत डर गए थे। खान साहब ने फैसला किया कि मैं किसी आमिर को ढूंढ के लाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कोई चीज सवार है। तभी आसिफ की अम्मी ने बताया, ये रात के पिछले पहर में बरगद के दरख्त के नीचे खड़ा रहता था। मैंने इसको 3-4 बार देखा है। इतना ही नहीं, हिना ने भी देखा है। ऐसे लगता है जैसे ये बरगद के दरख्त के नीचे आधी रात को खड़ा होकर किसी से बातें करता है, किसी से हम कलाम होता है। हमारे बेटे को कुछ हो जाएगा, आप कुछ कीजिए। उसकी इस हालत को मैं और नहीं देख सकती। ना वो कुछ खाता है, ना वो कुछ पीता है। ऐसे लगता है वो दिन भर किसी से बातें करता है, यहाँ तक कि उसके कमरे के बाहर खड़े हों तो अंदर से भी ऐसे ही आवाजें आती हैं जैसे किसी के साथ वो महवे गुफ्तगू है। हम इस बात को बिल्कुल भी इतना आसान नहीं ले सकते, आप कुछ कीजिए। खान साहब ने कहा, नया शहर है, मेरी यहाँ पर इतनी वाकफियत भी नहीं है। 1-2 दोस्त मेरे जानने वाले हैं, मैं उनसे राब्ता करता हूँ, शायद मुझे कोई आमिल मिल जाए, क्योंकि अब ये सब सहना बहुत मुश्किल हो गया है। खान साहब उसी वक्त हवेली से बाहर निकल गए। वो किसी आमिल की तलाश में थे। एक दोस्त से राब्ता करने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनका बेटा अब उनके हाथ से निकल चुका है। वो बार बार उस चुड़ैल का नाम लेता, उससे बात करता और कभी कभी तो उसकी तरह हंसी भी हंसता था। एक रात जब बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे, सब घर वाले अपने कमरों में थे, सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसे लग रहा था
कि बरसती बारिश, गरजते बादल और चमकती बिजली आज कुछ अनोखा करके ही जाएगी। पूरी हवेली का मंजर बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। आसिफ अपने कमरे से बाहर निकला और हवेली के सबसे पुराने हिस्से की तरफ भागने लगा। वो बुलंद आवाज में चिल्ला रहा था। उसके चिल्लाने और चीखों पुकार की आवाजें सुनकर घर वाले बाहर भागे, उसको पुकारने लगे, आसिफ, आसिफ कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। खान साहब ने भागकर आसिफ का बाजू थामा, लेकिन उसके ऊपर उस वक्त कोई और ताकत ही सवार थी। उसने एक अजनबी और अनजान नजरों से अपने बाप की तरफ देखा और उसका हाथ झटक दिया और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा। आसिफ की माँ और बहन रोने लगी और कहने लगी, कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, उस तरफ अंधेरा है। लेकिन आसिफ रुक ही नहीं रहा था। वो उस तरफ भागने की कोशिश कर रहा था और ऐसे कह रहा था कि नहीं, अब मुझे जाने दें, मैं उसके पास जरूर जाऊंगा, वो मुझे पुकार रही है। उस वक्त बारिश की तेज बूंदें बरस रही थीं, बादल गरज रहे थे और उनमें खौफनाक सिसकियां गूंज रही थीं, जिस तरह से कोई दर्द भरी सिसकियों में रो रहा होता है। तभी हिना कहने लगी, अम्मी, ये किसके रोने की आवाजें हैं? आप गौर से आवाज सुने, ऐसे लग रहा है जैसे कोई औरत रो रही है। नहीं नहीं हिना, तुम्हें वहम हुआ है, शायद कोई बिल्ली होगी। बिल्ली बारिश में भीग रही होगी, इसलिए रोने की आवाजें निकाल रही होगी। नहीं अम्मी, ये आवाज किसी बिल्ली की नहीं, मुझे तो किसी औरत की लग रही है। भाई को रोकें, भाई कहाँ चले गए हैं? वो लोग आसिफ को ढूंढने लगे। पूरी हवेली में उनको आसिफ कहीं भी नहीं मिल रहा था। वो उसको पुकार रहे थे। अंधेरी जगहों पर, हवेली के उन कोनों में जहां पर वो दिन के वक्त भी नहीं जाते थे, हवेली के वो वीरान हिस्से जहां से उनको वो सिसकियां सुनाई दे रही थीं। जैसे ही वो लोग उस तरफ भागे तो जो कुछ उन्होंने देखा वो उनके देखने के लिए काफी था। जब वो उस कमरे के पास पहुंचे जहां से सिसकियों की आवाजें गूंज रही थीं, आसिफ जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें कोई जिंदगी नहीं थी। आसिफ उनके पास से जा चुका था। वो सब बहुत ही ज्यादा रोने लग गए। एक बेचैन करने वाली खुशबू आस पास फैली हुई थी। पूरी हवेली में रात के वक्त कोहराम बर्पा हो गया। उनका जवान बेटा किसी मखलूक की जद में आकर अपनी जान गंवा बैठा। मोहल्ले के लोगों ने जब चीखों पुकार सुने तो सब उस आसेब ज़दा लाल हवेली के बाहर जमा हो गए और जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देने लगे। खान फैमिली रोती चिल्लाती पीटती दरवाजे तक गई और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि किसी आसेब ने हमारे बेटे की जान ले ली है, उसे यहाँ पर कोई दिखाई देता था। तभी मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत कहने लगी, हाँ, इस घर में एक लाल जोड़े वाली चुड़ैल रहती है जो अक्सर लोगों को नजर आती है, लेकिन रात के पिछले पहर में कोई हवेली के पास से गुजरे तो उसकी सिसकियां फिजा में गूंज रही होती हैं। उस चुड़ैल का बसेरा हवेली के उस पुराने बरगद के पेड़ पर है। वो वहीं पर रहती है। उसी ने तुम्हारे बेटे की जान ली है। अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। उस दिन के बाद खान फैमिली ने हवेली छोड़ दी और हैदराबाद से दूर चले गए। कसरे अवामी एक बार फिर वीरान होगी। आज भी जब कोई इस हवेली के पास से गुजरता है तो उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है और कुछ लोग तो आसिफ के सिसकने की आवाज़ें भी सुनते हैं। लाल हवेली अब सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक डर का निशान बन चुकी है, जहां लाल जोड़े वाली चुड़ैल आज भी अपने शिकार के इंतजार करती है और लोग उस हवेली का नाम लेने से भी डरते हैं, क्योंकि वहां छुपी है खौफ की एक ऐसी दास्तान जो कभी भी नहीं थमेगी। आसिफ जैसा जो भी नौजवान उस हवेली की तरफ जाएगा, वो चुड़ैल उसके ऊपर आशिक होकर इसी तरह से उसकी जान ले लेगी।